हेलो बच्चों, प्रूविंग इनइक्वालिटीज़ में आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन इन 0 to π/2 प्रूव दैट tan x अपॉन x इज ग्रेटर देन x अपॉन sin x। सोल्यूशन देखो, वैसे हमें पता है कि जो tan x है वो x से बड़ा होता है और जो x है वो sin x से बड़ा होता है। तो tan x इज ग्रेटर देन x, x इज ग्रेटर देन sin x। बट इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। इनइक्वालिटी में डिवीज़न इज़ नॉट वैलिड, चाहे सारी चीज़ें पॉजिटिव हों तो भी वैलिड नहीं है। एंड ऐसे ही सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट वैलिड, ये ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना इज़ नॉट वैलिड। तो डायरेक्टली तो आंसर आएगा नहीं, इतना ईजी नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए ये प्रूव कर लो, क्योंकि 0 से π/2 में तो एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अगर हम ऐसे लिख लें कि ये प्रूव कर लें या फिर ये प्रूव कर लें, एक ही बात है। इसमें कम से कम हमने क्या किया है कि एल्जेब्राइक टर्म्स को अलग कर दिया है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्राइक इसमें फिर मिक्स नहीं होगा। तो हमने क्या बोला, लेट f(x) इज इक्वल्स टू tan x इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये मान लिया। फिर वही मेरे को तो ये शो करना है कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये ठीक है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बिटवीन 0 से π/2। तो 0 से π/2 पे हम क्या करेंगे, इसका मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। अगर मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो बाकी सब जगह तो अपने आप पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो tan x का डेरिवेटिव आ जाएगा sec स्क्वायर x sin x प्लस tan x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x माइनस 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो इस पूरे में से sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस cos x, मतलब एक sec x तो ऐसे लिखा नहीं दिया, दूसरे sec को साइन के साथ मिला दिया तो tan x बन जाएगा। तो tan x इंटू यहाँ पे कितना बच जाएगा sec x, एक sec इसके साथ मिलके tan हो गया, वो कॉमन चला गया, प्लस यहाँ कितना बच जाएगा cos x, ये अलग ही लिखा रहने दिया बिकॉज मेरे को तो मैक्सिमम मिनिमा या मोनोटोनिसिटी इस तरह की चीज़ें एनालिसिस करना है, इसलिए हमने ऐसे किया। अब इसमें क्या है, ये तो चीज़ हो गई y प्लस 1/y जैसी चीज़, तो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। और 0 से π/2 में हमें पता है कि tan x x से बड़ा होता है, तो ये 2 से बड़ा, ये x से बड़ा, तो ये पूरा 2x से बड़ा हो गया, सब पॉजिटिव है। सो दिस इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि f एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। f इंक्रीजिंग मतलब क्या हो गया कि अगर x 0 से बड़ा है तो fx f0 से बड़ा होगा। दिस विल इम्प्लाई fx कितना हो जाएगा, tan x इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन f0 कितना हो जाएगा, 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज tan x इंटू साइन एक्स ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से π/2, ये ठीक है। इसका मतलब अगेन वही हो गया, एक x को इधर ले आए और साइन को उधर ले गए, तो x अपॉन साइन एक्स ये आ गया। तो इसी फॉर्म में प्रूव करना था। किसी बच्चे के दिमाग में हो सकता है ये चला जाए कि वो बोले कि ये तो फिर हमेशा ही सही होना चाहिए, 0 से π/2 पे ही क्यों रुक गए, π/2 के आगे भी तो सही हो सकता है। तो उसका देखो दो एक्सप्लेनेशन है। एक एक्सप्लेनेशन तो ये है कि π/2 के बाद tan डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, π/2 पे डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, ज़्यादा अनडिफाइन हो गया, तो हम π/2 के एक राइट वाली चीज़ और एक π/2 के लेफ्ट वाली चीज़ को आपस में मोनोटोनिसिटी से क्लब नहीं कर सकते, ये ठीक है। उसको एनालिसिस नहीं लगा सकते अगर बीच में एक पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाए तो। ये हो गया और यही बेटर एनालिसिस है, ठीक है, इसी से हम बोल सकते हैं। वैसे तो जो tan x ग्रेटर देन x है ये 0 से π/2 में तो वैलिड है, फिर उसके आगे π/2 को जस्ट तुरंत क्रॉस करेंगे तो फिर क्या होगा, x बड़ा हो जाएगा tan x से, फिर आगे जाके फिर थोड़ी देर बाद फिर वापस tan x बड़ा हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये वाला चीज़ भी 0 से π/2 में ही वैलिड है, ठीक है।
और करते हैं क्वेश्चन। सॉल्व ln 1 plus x square is greater than equals to 2x tan inverse x। ठीक है, अब देखो अगर हमें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला जाए या इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो हमें अभी तक कौन कौन सी इनइक्वालिटीज सॉल्व करना आता है। एक तो हम वेवी कर्व मेथड या फिर अलजेब्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस ये सब लगा के, और क्वाड्रेटिक अगर टर्म लिखा है तो फैक्टराइज कर लिया, मतलब ये सब तो अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज में आता था। दोनों तरफ अगर एक्सपोनेंशियल टर्म है, मान लिया 3 रेज़्ड टू समथिंग ग्रेटर देन 3 रेज़्ड टू समथिंग एल्स लिखा है तो 3 हटा दिया। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं अगर दोनों तरफ लॉग है, उसमें भी थोड़ा भी ऊपर नीचे कर दें तो नहीं होगा सॉल्व। और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ वी कैन सॉल्व ग्राफ की हेल्प से। इस तरह की चीज़ में यू विल अंडरस्टूड कि प्रोसीजर से तो सॉल्व होगा नहीं ये, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं कि हम फैक्टराइज कर लें फिर टर्म अलग अलग कर लें, उस तरीके से होगा नहीं। ये बिल्कुल अलग टाइप का फंक्शन है, अलग टाइप का फंक्शन है। यहाँ tan इनवर्स आ रहा है, यहाँ ln आ रहा है। ln को हटाने की कोशिश करेंगे तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लॉग के अंदर tan इनवर्स x चला गया। tan इनवर्स x को हटाने की कोशिश करेंगे तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसमें देखो एक तो हिंट हमें सोल्यूशन ऑप्शन से मिल सकती है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑप्शंस में जो वैल्यूज़ लिखी होंगी, मैंने सोल्यूशन में कुछ ऐसे लिखा है 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके यहाँ तक, इस तरह की कुछ चीज़ें लिखी है, तो मेरे को समझ में आएगा ये जो 0, 1 ये जो ऑप्शंस में जो नंबर इन्वॉल्व हैं ये, ठीक है, दे मस्ट बी सम क्रिटिकल पॉइंट, उसके इधर उधर कुछ चेंज हो रहा होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर इस तरह की इनइक्वालिटीज़ है तो इसमें मोस्ट प्रॉबेबली ऐसा होगा कि सोल्यूशन आर आ रहा होगा या फिर फाई आ रहा होगा, मतलब एक्सट्रीम पे सॉल्व हो रहा होगा। एक साइड दूसरे साइड से या तो हमेशा ही छोटा होगा हमेशा ही बड़ा होगा, या फिर अगर मान लिया क्रॉस कर रहा है मतलब एफ का ग्राफ ऐसे क्या, जी का ग्राफ ऐसे क्या, तो वो जो क्रॉस करने वाला पॉइंट है, ठीक है, वो हमें हिट एंड ट्रायल से मिल जाएगा या फिर ऑप्शन देख के भी मिल सकता है कि किस पॉइंट पे क्रॉस कर। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आर मोर और लेस प्रूव टाइप करने वाले क्वेश्चन है, मतलब इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। दैट्स आई शुड अंडरस्टैंड। ये सब मैंने क्यों बोला कि ये क्वेश्चन अगर हमें मान लिया पेपर के बीच में मिल जाए तो हम इसको प्रोसीजर से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के पहले हमने डोमेन निकाला एंड सो ऑन, वैसे कोशिश नहीं करेंगे। ये मतलब AOD से ही सॉल्व हो रहा होगा और उसमें फिर हम मोनोटोनिक बिहेवियर वगैरह ये सब देखेंगे, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। सोल्यूशन हमने क्या किया, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, ln 1 + x² - 2x tan इनवर्स x, ये फंक्शन हो गया। अब मेरे को ये जानना है कि ये 0 से बड़ा कब है, जहाँ पे भी ये 0 या 0 से बड़ा होगा वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आई कैन एनालाइज मोनोटोनिक बिहेवियर, मैक्सिमम मिनिमा, वहाँ से हम देख सकते हैं कहाँ पे 0 से बड़ा है कहाँ पे 0 से छोटा है। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ln का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x अपॉन 1 + x² माइनस 2x अपॉन 1 + x² माइनस 2 tan इनवर्स x। सो दिस विल बी -2 tan इनवर्स x, ये ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया। अब ये 2 tan इनवर्स x से क्या हो गया, इसका रूट 0 आ गया। 2 tan इनवर्स x 0 कहाँ पे होगा, 0 पे, x बराबर 0 पे, ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम डोमेन निकालेंगे तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r, मतलब पूरे डिफाइन तो हर जगह, क्योंकि 1 + x² कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो लॉग के अंदर जो भी लिखा है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, लॉग इज ऑलवेज डिफाइन। tan इनवर्स का डोमेन वैसे ही r होता है, तो उसकी तरफ से कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब 0 के इधर उधर हमने साइन देख लिया, f' का इधर नेगेटिव होगा इधर पॉजिटिव होगा, ठीक है। मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज साइन ऑफ f'। तो अगर हम ग्राफ बनाएं fx का, बहुत क्रूड ग्राफ, तो वैसे होगा, पहले ग्राफ ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या है, डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, इंक्रीज कर रहा है, तो वैल्यू 0 पे आएगी।
तो मतलब ये जो हमने फंक्शन एज्यूम किया है इसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तो 0 पे आएगा, मिनिमम वैल्यू डोमेन के जो एंड पॉइंट है उधर आएगा। डोमेन इसका आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी में से एक जगह इसका मिनिमम वैल्यू आ रहा होगा। ठीक है, खैर हमने इसका फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाला, तो इसके हिसाब से सब कुछ कॉन्टीन्यूस है, तो और कहीं एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है। इस डायग्राम के हिसाब से 0 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम 0 रख दें तो ln1 0, ये भी 0, तो 0 माइनस 0 बराबर 0, मतलब ये वाली जो वैल्यू है यही 0 है। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये ठीक है, ये वाई एक्सेस हो गया, ये वाई बराबर एफ एक्स का ग्राफ है, ये ठीक है, ये तो एफ डैश एक्स का साइन है, बट एफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। तो हमें तो ये चाहिए कि एफ एक्स, ये सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसको इधर लेके आए, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव होनी चाहिए या 0 होना चाहिए। तो इसमें पॉजिटिव तो कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी पॉजिटिव नहीं है। 0 कहाँ पे है, केवल x बराबर 0 पे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, तो सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 0 ओनली। केवल एक सोल्यूशन है और कहीं कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, यही आंसर हो गया। अच्छा, ऐसा हो सकता है कुछ बच्चे बोले ये तो हमने पहले ही निकाल लिया था, x बराबर 0 रख के तो हमने पहले ही निकाल लिया था। तो x बराबर 0 तो चलो हमें तुक्के से पता लग गया कि ये दोनों बराबर है, फिर हमें कैसे पता लगेगा बाकी कहीं और इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना। आगे चल के हो सकता है 3⁻1/5 कुछ ऐसे सोल्यूशन आ जाए, वो कैसे प्रूव करेंगे। एक आंसर तुक्के से निकालना इज नॉट सॉल्विंग द इनइक्वालिटी और इक्वेशन। फिर आगे क्वेश्चन 3, मान लिया 8 रेज़ टू पावर x प्लस 125 रेज़ टू पावर x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ठीक है। अगेन सॉल्व दिस, 8 रेज़ टू पावर x, 27 रेज़ टू पावर x/2 एंड 125 रेज़ टू पावर x/2। ठीक है, सॉल्यूशन। ये नंबर्स पढ़ के हमें ये तो फील आई जाना चाहिए कि हम कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट की तरफ देख रहे हैं, या 8, 27, 125 ये तो क्यूब्स लिखे हुए हैं, ये ठीक है, 2, 3 और 5 के। तो पहले तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3x प्लस यहाँ से 3 रेज़ टू पावर 3x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर 3x/2। ठीक है, यहाँ 3x/2 यहाँ 3x/2 है, तो इसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं 4 रेज़ टू पावर 3x/2 प्लस 3 रेज़ टू पावर 3x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर 3x/2। ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब ये देख के हम ऑब्वियसली क्या बता सकते हैं कि इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, अगर ये पावर में 2 आ जाए, 3² प्लस 4² विल बी 5²। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि ये दोनों चीज़ बराबर कब हो जाएगा, जब 3x/2 2 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो क्लियरली
फॉर 3x/2 इज इक्वल्स टू 2 इक्वालिटी होल्ड्स, ये ठीक है। दिस इम्प्लाइज फॉर x इज इक्वल्स टू 4/3 इक्वालिटी होल्ड्स, मतलब बराबर है। बट हमें तो ये चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड कब बड़ा है। तो देखो इसी को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर हम इसको राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दें, तो पहला क्वेश्चन तो उठेगा क्या हम डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल, बिकॉज a⁻x इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से तो डिवाइड कर ही सकते हैं। तो आ गया 4/5 3x/2 प्लस 3/5 होल रेज टू पावर 3x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ऐसे आएगा, ठीक है। अब देखो 4/5 ये 1 से छोटा है, इज लेस देन 1, ये भी 1 से छोटा है। तो a⁻x का ग्राफ अगर a 1 से छोटा है 0 और 1 के बीच में, तो ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसी ग्राफ बनता है। ये दिस इज 0,1, उसका मतलब क्या है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है प्लस ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो fx आएगा, ये ठीक है, अगर हम इसको fx बोल दें तो ये कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा ऐसे। ठीक है, तो अगर हम y इज इक्वल्स टू 4/5 रेज टू पावर 3x/2 प्लस 3/5 रेज टू पावर 3x/2, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा कि अगर हम x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएं तो ये भी 0 को जाएगा, ये भी 0 को जाएगा। तो इन्फिनिटी की तरफ जाने पे तो वैल्यू 0 को जा रहा है और लगातार डिक्रीजिंग है। माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाने पे वैल्यू इन्फिनिटी को जाएगा। x बराबर 0 रख दें तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ठीक है। एग्जैक्ट शेप कुछ भी हो, ग्राफ ऐसे लगातार डिक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड y इज इक्वल टू दिस। राइट हैंड साइड y इज इक्वल टू 1, 2 के नीचे यहाँ कहीं 1 आएगा, ऐसे y इज इक्वल टू 1। ये एक ग्राफ हो गया। इन दोनों का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है बस, ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब आएगा, जब ये दोनों बराबर होगा, मतलब जब ये दोनों बराबर होगा। ये दोनों बराबर कहाँ पे है, 4/3 पे। तो ये हो गया 4/3, ठीक है। हमें सॉल्व क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस और दिस और दिस और दिस, तीनों एक ही बात है। इसको सॉल्व करना है कि ये वाला ग्राफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, तो मतलब y इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर होना चाहिए। ये हमने शुरू में पढ़ाया था, सॉल्विंग ग्राफ्स, सॉल्विंग इनइक्वालिटी यूजिंग ग्राफ, ये वाला पोर्शन हो गया सोल्यूशन। इक्वल्स टू है, हाँ है, तो फिर ये वाला पॉइंट भी आएगा। तो इस पोर्शन के लिए x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 4/3। तो सोल्यूशन क्या हो गया, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से 4/3 क्लोज्ड, ये आंसर आएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो ये भी हो गया एक क्वेश्चन को सॉल्व करना यूजिंग मोनोटोनिसिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, दैट इज कर्व स्केचिंग। कर्व स्केचिंग का देखो IIT-JEE में ऐसा बहुत ज़्यादा यूज़ तो होगा नहीं, ठीक है, बट फिर भी हमें एक आइडिया होना चाहिए कि ग्राफ को हम कहीं कहीं, जैसे एरिया हो गया और भी, जैसे अभी हमने ये इक्वेशन सॉल्व किया, इन सब चीज़ों के लिए
हमें ग्राफ का एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए ग्राफ कैसे बनेगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको ग्राफ से बनाने की कोशिश करें, ये भी नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर फंक्शन का ग्राफ बन ही जाएगा आराम से, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, किस क्वेश्चन को हम ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं और किस क्वेश्चन में ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये देखो। एक तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय ही फील आ जाएगी कि अगर मान लिया हम ग्राफ बनाने का सोच रहे हो बहुत कम बसम हो जाए तो फिर छोड़ दिया, नहीं होगा, फिर वो एनालिटिकली हो रहा होगा विदाउट ग्राफ से, पहली बात। दूसरा, ऑफ कोर्स जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के साथ ये वाली चीज़ भी आ जाएगी कि हमें क्वेश्चन देख के आइडिया हो जाएगा कहाँ ग्राफ लगेगा या कहाँ नहीं लगेगा। तो कर्व स्केचिंग में हमारी एल्गोरिदम क्या है? सबसे पहले फाइंड सिमेट्री इफ एनी। ठीक है, सिमेट्री हम क्यों देखते हैं ग्राफ में? सिमेट्री देखने से ऐसा हो सकता है कि अगर कोई किसी भी तरह का फंक्शन मान लिया सिमेट्रिक हो जाए तो फिर हमारी काफ़ी कैलकुलेशन बच जाएगा, हमें शायद काफ़ी कुछ ना करना पड़े। ठीक है, आधे एनालिसिस से काम चल जाएगा। सिमेट्री देखते कैसे हैं? अगर मान लिया इफ रिप्लेसिंग x विद -x डज नॉट चेंजेस द इक्वेशन देन ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है, और अगर y को -y से चेंज करने पे डज नॉट चेंजेस तो ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ठीक है, तीसरा, अगर x, y की जगह -x, -y डज नॉट चेंजेस तो फिर उसका मतलब क्या है कि इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। ऑरिजिन के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अगर ये भी सही है और ये भी सही है, ये ठीक है, दिस प्लस दिस, मतलब x की जगह -x रखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, y की जगह -y रखने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर ग्राफ इज सिमेट्रिक इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो फिर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना सकते हैं, वैसे ग्राफ बाकी सब जगह आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, साइड बाय साइड एग्जांपल। ड्रॉ x² y² इज इक्वल्स टू 9x² प्लस 5y²। तो आंसर, इसमें x की जगह -x रखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, y की जगह -y रखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका मतलब क्या है? ग्राफ इज सिमेट्रिक इन ऑल 4 क्वाड्रेंट। ये ठीक है, दिस इज सिमेट्रिक इन ऑल 4 क्वाड्रेंट। सो फॉर एनालिसिस, ये ठीक है, टेक x y ग्रेटर देन 0। ये ठीक है, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, उसका मतलब क्या कि हमने एनालिसिस के लिए क्या किया? केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट देख लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एनालिसिस करेंगे हम। फर्स्ट, सेकेंड पॉइंट, फाइंड डोमेन पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ये ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब निकाल लिया। और रूट्स देख सकते हैं, y ग्रेटर देन 0 के सॉल्यूशंस। y ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन पता लग गया तो y लेस देन 0 का अपने आप पता लग जाएगा। ये ठीक है, रूट्स का मतलब क्या है? जहाँ पे y 0 हो रहा होगा, तो जहाँ पे 0 हो रहा होगा उसी के इधर उधर वो नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है दोनों तरफ पॉजिटिव हो जाए, दोनों तरफ नेगेटिव हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव हो जाए। रूट के, विदाउट रूट के भी किसी भी
पॉइंट के अराउंड वो इधर उधर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। जैसे मान लिया मैंने लिखा ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, ई रेज टू पावर एक्स डिनोमिनेटर में लिखा एक्स माइनस वन, तो 1 के अराउंड ये साइन चेंज कर देगा, तो 1 के लेफ्ट और राइट में ये पॉजिटिव होगा, दूसरी तरफ नेगेटिव होगा, बट 1 रूट नहीं है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो 1 पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है ये, ठीक है। देन फाइंड वैल्यूज एंड लिमिटिंग वैल्यूज जो भी एप्लीकेबल है अराउंड दीज पॉइंट्स, मतलब जो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी आया, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आया और एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन आए, ये ठीक है, उनके अराउंड हमने क्या निकाला, वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। फोर्थ, फाइंड dy by dx, हैंस मैक्सिमम मिनिमा, dy by dx निकालेंगे तो मैक्सिमम मिनिमा एंड मोनोटोनिसिटी का एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। बस इतना हमें करके काम चल जाएगा। अच्छा, ये तो जो पॉइंट हमने लिखा है वो ऐसे ही कंप्लीशन के लिए लिखा है, मैक्सिमम केसेस में हमें इन सब की जरूरत पड़ेगी नहीं, कुछ ही पॉइंट से काम चल जाएगा, कुछ ही पॉइंट से हमें आइडिया लग जाएगा कहाँ ग्राफ कैसे बन रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर आ जाते हैं अपन। फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है। सिमेट्रिक इन ऑल 4 क्वाड्रेंट आ गया, ठीक है। तो फिर केवल एक्स वाई पॉजिटिव के लिए देख सकते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि अब हम x को कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे, 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए इस वाले टर्म को, वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 9x स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये आ जाएगा 3x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, देखो प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम केवल पॉजिटिव से डील कर रहे हैं, हमने तो पहले ही बोल दिया ना, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव। अब इसमें क्या है, देखो x जो है वो √5 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, √5 के आगे आगे ही ग्राफ रहेगा, तो ये तो वैल्यू हो गया मान लिया √5, 0 y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है। तो x बराबर 0 तो रख ही नहीं सकते वरना ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है, √5 के आगे ही रहेगा। देखो वैसे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उसकी बजाय एल्जेब्रिकली इफ़ यू आर एबल टू ऑब्जर्व दिस कि हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड किया, तो यह आ गया 1 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन वाई स्क्वायर और प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर हमने इस इक्वेशन को ऐसे लिख लिया तो यहाँ से तो अर्थमेटिक से मेरे को पता लग गया, कैलकुलस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर ये दोनों टर्म पॉजिटिव टर्म्स हैं, इन दोनों का सम कितना है 1, तो अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि x और y में ऑपोजिट रिलेशन होगा, अगर हम x को बढ़ाएंगे तो y घटेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, √5 के अगर हम आगे जाएंगे तो y लगातार घटता ही चला जाएगा, क्योंकि अगर हम x को बढ़ा रहे हैं तो y क्या होगा, रिड्यूस होता हुआ चला जाएगा, तो सिंपली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। या फिर डिफरेंशिएट करके देख लो, दैट ऑल्सो विल कंफर्म दैट इट इज़ ए डिक्रीजिंग फंक्शन, पहली बात। दूसरी बात, यहीं से इन दोनों में से कोई भी वैल्यू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों का सम 1 है और ये दोनों ही पॉजिटिव हैं,
तो अगर एक वन से बड़ा हो गया, ठीक है, तो दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई भी इंडिविजुअल टर्म वन से बड़ा नहीं हो सकता, पहली बात, और वन भी नहीं हो सकता। अगर ये वन हो जाएगा तो ये इसको जीरो होना पड़ेगा, वो हो नहीं सकता, ठीक है। हाँ, अभी हमने क्या बोला, डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ से भी बोल सकते हैं कि अगर हम x को √5 की तरफ ले जाएं तो ये जीरो को जाएगा, ये पूरा इन्फिनिटी को जाएगा। तो √5 बेसिकली इसका एसिम्पटोट की तरह काम करेगा, ठीक है। x को अगर इन्फिनिटी की तरफ ले जाएं तो x इन्फिनिट को जा रहा है, तो इसको x से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, √(x² - 5 को। अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है तो 5 को निगलेक्ट कर दिया, √(x²) x हो गया, x कैंसिल हो गया, ये कहाँ जाएगा, 3 की तरफ जाएगा। तो मतलब ये 3 की तरफ जाएगा एंड ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। लगातार डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और अगर हम √5 की तरफ ले जाएं, इधर √5 की तरफ ले जाएं तो वैल्यू ऊपर इन्फिनिटी को जा रहा है, और इन्फिनिटी की तरफ ले जाएं तो वैल्यू यहाँ से 3 को जा रहा है, यहाँ से भी दिख जाएगा। अगर हम x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएं तो ये 0 की तरफ जाएगा, तो 9/y² 1 की तरफ जाएगा, और y ±3 की तरफ जाएगा। हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो 3 की तरफ जाएगा। तो ग्राफ ऐसे बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब अगर हमें टोटल ग्राफ बनाना है चारों क्वाड्रेंट में, तो फिर वो ऐसे बनेगा। ये हो गया √5, ये हो गया -√5, ये हो गया 3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। तो ऐसे करके चारों क्वाड्रेंट में एक सिमेट्रिक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, और ले लेते हैं क्वेश्चन 2। y = e⁻x अपॉन x - 1। सॉल्यूशन, सबसे पहले सिमेट्री। सिमेट्री में अगर हमने x की जगह -x रखा तो ये इक्वेशन पूरा चेंज हो जाएगा, मतलब y एक्सिस के बाद सिमेट्री नहीं है। y की जगह -y रखा तो भी ये इक्वेशन चेंज हो गया, x के -x, y की जगह -y रखा तो भी चेंज हो गया, मतलब कोई सिमेट्री नहीं है। x एक्सिस, y एक्सिस या ओरिजिन किसी के वर्ड सिमेट्रिक नहीं है, पहली बात। फिर दूसरा चीज़ क्या आएगा, डोमेन, ठीक है। तो डोमेन क्या आएगा, इसमें x क्या क्या रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं, बस 1 को छोड़ के, तो r-1। तीसरा आएगा रूट का मतलब है y 0 कब होगा, y 0 होगा जब ये 0 होगा। e⁻x कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो कोई भी रूट नहीं है, नन, ठीक है। फोर्थ चीज़ आएगी कि y पॉजिटिव कब है एंड y नेगेटिव कब है। तो y पॉजिटिव कब होगा, जब ये पॉजिटिव होगा। इसमें e⁻x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो x - 1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो x - 1 पॉजिटिव कब होगा, जब x 1 से बड़ा हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही y नेगेटिव कब होगा, जब x 1 से छोटा हो जाए। सिमेट्री आ गया, डोमेन आ गया, रूट आ गया, ये ठीक है, y पॉजिटिव y नेगेटिव, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो y = 1, सॉरी x = 1, इस लाइन में तो कोई पॉइंट आएगा नहीं, बाकी सब जगह पॉइंट आएगा। बाकी कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे एक पॉइंट पक्का मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसने क्या बोला कि अगर x 1 से बड़ा है, इसके आगे y पॉजिटिव है,
तो इसके आगे ग्राफ पॉजिटिव होगा, तो इस यहाँ ग्राफ आएगा। x के आगे पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव कहाँ पे होता है, x एक्सिस के ऊपर, तो x एक्सिस के ऊपर यहाँ ग्राफ आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर y नेगेटिव है x 1 से पहले, तो 1 से पहले ग्राफ x एक्सिस के नीचे होगा, तो x एक्सिस के नीचे मतलब इस रीजन में यहाँ पे कहीं ग्राफ होगा। फिर हमने ऐसे बोला था कि पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ कोर्स 1 आ गया। 1 को छोड़ के कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल रहेगा, ये भी कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल रहेगा। केवल 1 पे ये अनडिफाइन हो गया, तो 1 पे ही ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा, बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल रहेगा, बाकी किसी भी जगह दिक्कत नहीं है ये। ठीक है, फिर इसके बाद हमने जो एल्गोरिदम लिखाया था ना कि कैसे कैसे हम ग्राफ को एनालिसिस करते हैं, तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि जो भी एंड पॉइंट्स हैं डोमेन के एंड जो भी पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी या डिसकॉन्टिन्यूटी, वहाँ पे हम लिमिट और लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, यानी फंक्शन वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। तो एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन क्या है, प्लस माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि r है, और डिसकॉन्टिन्यूटी की वजह से 1 आ गया। तो अब मेरे को 1 पे एंड प्लस माइनस इन्फिनिटी पे ग्राफ का बिहेवियर देखना है किस तरह का है। तो अब वो देख लिया, अगर x इन्फाइनाइट को जा रहा है तो दिस विल इम्प्लाई ये इन्फिनिटी को जाएगा, ये इन्फिनिटी को जाएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया। बट जैसा हमने लिमिट में पढ़ाया था कि एक्सपोनेंशियल जो है ये ज़्यादा तेज़ी से इन्फिनिटी को जाएगा, तो ये डोमिनेट करेगा। ठीक है, डोमिनेट करेगा तो ये y के वैल्यू को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगा, पहली बात। दूसरा, अगर x माइनस इन्फिनिटी को गया तो ये माइनस इन्फिनिटी को गया, तो ये 0 को जा रहा है अपॉन माइनस इन्फिनिटी। तो 0 अपॉन मतलब नीचे जो माइनस इन्फिनिटी है उसमें तो माइनस तो बाहर निकाल दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैग्नीट्यूड वाइज तो इन्फिनिटी हो गया, तो इसकी वजह से और तेज़ी से इन्फिनिटी को जाएगा। तो ये कोई एम्बिग्विटी नहीं आई, कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया, y 0 को जाएगा। ठीक है, इससे ये वाली इंफॉर्मेशन हमें ग्राफ पे कैसे दिखाई देगी। इसने बोला कि अगर x इन्फाइनाइट को जा रहा है तो y इन्फिनिटी को जाएगा, x अगर इन्फाइनाइट को जा रहा है तो y ऊपर जाएगा इन्फिनिटी को, तो इस डायरेक्शन में ग्राफ जाएगा ये। ठीक है, इसमें x इन्फिनिटी y इन्फिनिटी को जा रहा है। अगर x माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है मतलब इस डायरेक्शन में जाए तो y 0 को जाएगा। y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे। तो मतलब अगर हम ग्राफ पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दौड़ते हुए चले जाएं तो y 0 को जाएगा, मतलब y एक्सिस को अप्रोच करेगा, x एक्सिस को मतलब इस लाइन को अप्रोच करेगा। माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाते समय अगर y x एक्सिस को अप्रोच कर रहा है तो वो ऐसे नीचे से भी जा सकता है, ऊपर से भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ये भी अप्रोच कर रहा है और ऐसे भी जा सकता है। बट यहाँ पे क्या है कि हमने बोला कि 1 से पहले ग्राफ नीचे होगा, तो ये नीचे से ही ऐसे जाएगा, अप्रोच करेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये तो हो गया एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। अब जो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है दैट इज x इज इक्वल टू 1, उस पर चेक किया। 1 पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो 1 माइनस एंड x इज टर्निंग टुवर्ड्स 1 प्लस। 1 माइनस मतलब 1 की तरफ जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, 1 प्लस मतलब 1 की तरफ जा रहे हैं राइट हैंड साइड से। 1 की तरफ किसी भी साइड से जाओ, e वाला जो टर्म है e रेज़ टू x वाला टर्म, वो तो e की तरफ ही जाएगा, मतलब उसका वैल्यू तो 2.7 की तरफ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 0 की तरफ जाएगा। अब ये हमने लिमिट में बोला था कि कभी भी अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो हमें ये जरूर रुक के देखना चाहिए कि वो 0 क्या है, 0 प्लस है या 0 माइनस है। तो 1 माइनस के केस में क्या होगा, जब ये 1 से छोटा है तब तो ये 0 माइनस होगा, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। तब तो ये पूरा कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को, तो y विल अप्रोच टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी। और अगर x 1 प्लस को जा रहा है, ये 1 से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये 0 प्लस को जाएगा, उसका रेसिप्रोकल कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट को। ऐसे होगा। ठीक है, तो अगर x 1 की तरफ जा रहा है इस साइड से, तो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, तो उसका ना क्या है, ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, 1 प्लस को जा रहा है तो प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, इस साइड से जा रहा है तो प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, तो ग्राफ ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, अब देखो इसी ग्राफ से हम क्या चीज़ पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि देखो अगर ग्राफ यहाँ से आ रहा है
ठीक है, 1 की तरफ अगर राइट हैंड साइड से आ रहा है, मतलब इस साइड से जाए तो y की वैल्यू ऊपर जा रही है इन्फिनिटी को ऐसे। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें, इसको यहाँ से ऐसे आना पड़ेगा और बाद में फिर ऐसे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको टर्न लेना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, देन ओनली इट विल बी ट्रू, क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूस तो है नहीं कि मान लिया ये नीचे चला जाए फिर ये ऊपर और कहीं से चालू हो जाए। कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है 1 को छोड़ के, तो इन दोनों ब्रांचेस को अगर ज्वाइन करें तो बीच में हमें एक मिनिमा तो चाहिए ही चाहिए। उसका मतलब क्या है कि अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो 1 के आगे, क्योंकि ये जो मिनिमा आएगा वो 1 के आगे ही आएगा, डेफिनेट बात है कि एक लोकल मिनिमा तो आगे ही आएगा। ठीक है, इधर ऐसा भी हो सकता है कि पहले ग्राफ नीचे जाए फिर ऊपर जाए ऐसे करके, तो मतलब एक मिनिमा आ जाए फिर एक मैक्सिमा आ जाए, तब भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि सीधा सीधा ऐसे चला जाए, ठीक है, सीधा सीधा डिक्रीजिंग आ जाए। एक से ज़्यादा भी आ सकता है थियोरेटिकली, कि पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर चला जाए ऐसे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर अगर लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा आएगा 1 के लेफ्ट पे, तो पेयर में आएगा, मतलब या तो एक मैक्सिमा एक मिनिमा, या दो मैक्सिमा दो मिनिमा, या एक भी नहीं आएगा, तो फिर ये सीधा सीधा चला जाएगा। ठीक है, अब इन सब के एनालिसिस के लिए हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो y डैश बराबर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज़ माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन ये। सो दिस इज ई रेज टू पावर एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो अगर y डैश के साइन की बात बोलें, साइन ऑफ y डैश, तो 1 पे तो डिफाइन नहीं है, ठीक है, 2 पे इसकी वजह से ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो बस 2 के आगे पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। 1 क्यों मार्क किया हमने, क्योंकि 1 पे डिफाइन नहीं है, फंक्शन डिफाइन नहीं तो डेरिवेटिव कहाँ से डिफाइन हो। इस पॉजिटिव का मतलब क्या है, 2 के आगे फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये ठीक है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो सही बात है, जो 2 है वहाँ y डैश 0 है, x माइनस 2 पे 0 है क्योंकि न्यूमरेटर 0 है, और साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो ये जो बेसिकली ग्राफ ऐसे जा रहा है वो 2 पे टर्न ले रहा है, वहाँ मिनिमा आएगा क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा है। वैसे ही ग्राफ से दिख रहा है, इधर से आके अगर इधर जा रहा है तो 2 पे मिनिमा ही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। बाकी लेफ्ट पे हमेशा नेगेटिव है, तो 2 से पहले पहले ये भी पूरा डिक्रीज कर रहा है और 1 से पहले पहले भी डिक्रीज करेगा, तो मतलब यहाँ कोई रूट वूट नहीं आएगा, सीधा ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर इन सब चीज़ों को मिला दें तो जो हमारा फाइनल ग्राफ आएगा इट विल लुक लाइक दिस। वाई एक्सिस ऑरिजिन, ये हो गया 2, एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज 1, ये ठीक है। 2 पे वैल्यू क्या होगी, अगर हम 2 रख दें तो ये ई स्क्वायर 2 माइनस 1 विल बी 1, तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, ई स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन में हम इस तरह की चीज़ पूछ सकते हैं कि इसका रेंज क्या है, तो रेंज दिखाई दे रहा है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड इस क्वेश्चन में, आर माइनस इसकी वजह से तो कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन इस ब्रांच की वजह से कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर से इन्फिनिटी। ये ठीक है, अगर हमने 0 रखा तो ये तो 1 हो जाएगा, ये -1 तो ये माइनस, इस पॉइंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, ये तो हमने ऐसे ही बताया कि वाई एक्सिस को ये ऐसे कट करेगा।
क्वेश्चन 3 सॉल्व kx square is equals to ln x. ये ठीक है, where k belongs to r. मतलब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है, तो इसमें देखो k जो है वो अननोन है। अगर हम इसमें k का डिफरेंट वैल्यूज लें तो डिफरेंट इक्वेशंस आएगा, उनका इन जनरल डिफरेंट सॉल्यूशंस आएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा इस वाले केस में वो बेसिकली क्या होना चाहिए, k डिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब हम आंसर ऐसे देंगे कि अगर k यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो फिर इतने, मतलब सॉल्व नहीं है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस kx स्क्वायर इज इक्वल टू ln x। केवल मेरे को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने, क्योंकि सॉल्व करना पॉसिबल भी नहीं है। k की कोई भी वैल्यू दे दें तो वो इक्वेशन ऐसा है कि हम सॉल्यूशन गिन तो सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट करके ग्राफ्स के, बट ये नहीं बता सकते किस जगह पे सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो इसलिए वो पूछा भी नहीं जाएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब ही इज़ गिविंग यू द हिंट। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछने का एक रीज़न तो ये हो सकता है कि हम कैलकुलेशन को कम करना चाहते हैं, कि जो एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करने में जो हमारी कैलकुलेशन लग रहा है उसे करने की बजाय बस हमें केवल ये बता दो कितने सॉल्यूशन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में क्वेश्चन वाले ने अगर ये पूछा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो उसके पीछे उसका पर्पस क्या हो सकता है कि जो इक्वेशन मान लिया सॉल्व हो जाए, सॉल्वेबल हो, उसमें तो उसने हो सकता है इसलिए पूछा हो कि हमें कैलकुलेशन से बचाने के लिए। ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा हो और 2-3 मार्क्स जस्टिफाई ना हो पाए, इसलिए हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ लें। किसी किसी केस में क्या हो सकता है, जैसे इस वाले केस में, कि हम सोल्यूशन निकाल नहीं सकते। ठीक है, बता तो सकते हैं कि कितने सोल्यूशन आएंगे, बट निकाल नहीं सकते कि एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या आएगा। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है। मतलब इस वाले क्वेश्चन में इफेक्टिवली हमें ग्राफ बना के काउंट करना है। ठीक है, सोल्यूशन। अब ग्राफ बना के एक तो हम ऐसे कर सकते हैं kx स्क्वायर और ln x का ग्राफ बनाएं। ठीक है, तो ln x का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे आएगा, kx स्क्वायर ऐसे आएगा। अब अगर k की अलग अलग वैल्यू चेंज करोगे तो ये पैराबोला चेंज होगा kx स्क्वायर वाला, तो उसकी वजह से ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। ठीक है, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा k की किस वैल्यू के लिए ये ऐसे टच कर रहा है, फिर उसके इधर उधर सोल्यूशन ब्रेक हो रहा होगा। ठीक है, इस वाले केस में क्या है कि ग्राफ बहुत आसानी से बन जाएगा, kx स्क्वायर भी हमारे पास तुरंत आ जाएगा, ln x भी तुरंत आ जाएगा। बट इसमें जब एनालिसिस करने लगेंगे ना कि ये दोनों कब टच कर रहा है, कब कट कर रहा है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ये ठीक है, उसमें हमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि k के चेंज होने की वजह से ग्राफ चेंज होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है कि kx स्क्वायर इज इक्वल टू ln x को हम ऐसे लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ऐसे लिखने पे x बराबर 0 पे दिक्कत आ सकती है, तो वो पहले हमने चेक किया। मतलब 0 पे क्या दिक्कत आ सकती है, अगर हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो इसमें तो x 0 हो ही नहीं सकता। ओरिजिनल इक्वेशन में हो सकता है कि x बराबर 0 एक सोल्यूशन हो, तो अगर हमने ऐसे डिवाइड किया तो x बराबर 0 लूज हो सकता है एज ए सोल्यूशन। तो उस चीज़ का हमने ध्यान रखने के लिए इसमें देखा, इसमें x बराबर 0 रख ही नहीं सकते क्योंकि लॉग है, दैट इज़ अनडिफाइंड। उसका उन्होंने कहा कि ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, ना 0 ऊपर वाले में रख सकते हैं ना नीचे वाले में रख सकते हैं। 0 पे टेंशन थी और कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, तो मतलब परफेक्टली फाइन है। इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन काउंट करने के लिए हमने y बराबर के और y बराबर इसका ग्राफ बनाया। यहाँ पे हमने क्या बोला था कि ग्राफ बनाना इजी है, उसके आगे मैनिपुलेशन, उसके आगे जो एनालिसिस है वो डिफ़िकल्ट है। ये ठीक है, उसमें खूब कैलकुलेशन खर्च होगा। इसमें क्या है कि जो राइट हैंड साइड का ग्राफ है उसमें हमें
कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा, काफ़ी उसमें टाइम लगेगा। बट एक बार अगर हमारे पास ग्राफ आ गया तो उसके बाद नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना बहुत ईजी है, क्योंकि ये तो एक फिक्स ग्राफ होगा, वो ग्राफ चेंज होगा नहीं। ये y इज इक्वल टू के में जो k चेंज होगा उसकी वजह से यूल गेट ए हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा होगा। तो वो तो विजुलाइज करना बहुत आसान है कि कितने नंबर ऑफ सोल्यूशंस आएंगे। तो हम विल गो बाय दिस मेथड ओनली एंड वी विल ड्रॉ y इज इक्वल टू ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अपने फिर वही चालू हो गए, सिमेट्री तो नन, x के माइनस एक्स रख ही नहीं सकते लॉग के अंदर, ठीक है, अनडिफाइन हो जाएगा। और y की जगह माइनस वाई रखने से ही फंक्शन चेंज हो रहा है, तो कोई सिमेट्री नहीं है ये, ठीक है। दूसरा रूट, ये जीरो कब होगा, रूट का मतलब क्या है कि जहाँ पे y जीरो होता है, y जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे ln x अपॉन एक्स स्क्वायर जीरो होना चाहिए, तो ln x जीरो होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू 1, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट हो गया। और डोमेन निकाल लो पहले, तो डोमेन कितना हो जाएगा r प्लस, या फिर जीरो से इन्फिनिटी लॉग की वजह से, ठीक है। ln नेगेटिव वैल्यूज पे डिफाइन नहीं होगा, इसलिए जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। फिर पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी एंड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, कौन सा होगा, नन। डोमेन के अंदर r प्लस के अंदर लॉग हमेशा कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है वो भी हमेशा कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, तो इन दोनों को तो कोई टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, ठीक है। फिर हम क्या बोलेंगे, y पॉजिटिव कब होगा, तो y पॉजिटिव होने का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है, ln x पॉजिटिव होना चाहिए, x 1 से बड़ा होना चाहिए, y नेगेटिव मतलब x 1 से छोटा होना चाहिए। तो 1 तो रूट हो गया, 1 के आगे पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऊपर, 1 से पहले ग्राफ नीचे, जीरो के राइट में रहेगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कुछ नहीं आया, एक रूट 1 आ गया, फिर y पॉजिटिव y नेगेटिव आ गया। अब हमने देखा कि डोमेन के एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू ये सब कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डोमेन के एंड पॉइंट्स क्या है, जीरो और इन्फिनिटी, दोनों पे ओपन लगा हुआ है, तो इसलिए दोनों पे लिमिट निकालेंगे। जीरो पे भी जो डोमेन है वो केवल राइट हैंड साइड से ही जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो डोमेन में नहीं है, तो जीरो पे भी केवल जीरो प्लस ही चलेगा। तो अगर x जीरो को जा रहा है तो ln जीरो कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को, और डिवाइडेड बाई जीरो कहाँ जाएगा, वो जीरो को जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी अपॉन जीरो, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, y माइनस इन्फिनिटी को ही जाएगा, ठीक है। अगर x इन्फिनिटी गया तो न्यूमरेटर भी इन्फाइनाइट को जाएगा, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी को जाएगा, दोनों इन्फाइनाइट को जा रहे हैं, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। तो LHU लगा के देख सकते हो, आंसर जीरो को जाएगा। या डायरेक्टली जो हमने लिमिट्स में बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉलिनोमियल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है, पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल के सामने निग्लिजिबल होता है, और जो लॉग है वो पॉलिनोमियल के सामने निग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल है, तो ये बहुत तेज़ी से इन्फिनिटी को जाएगा, तो इसके कंपैरिजन में ये निग्लिजिबल है, तो इसलिए ये पूरा वैल्यू जीरो को जाएगा, सही है। तो अगर x जीरो को जा रहा है तो y माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x जीरो को जा रहा है मतलब ये जीरो इस तरफ जा रहा है, तो y माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, ऐसे रूट ऐसे ग्राफ आएगा। और x इन्फिनिटी को जा रहा है मतलब अगर इस डायरेक्शन में इन्फिनिटी को जा रहे हैं तो y का वैल्यू जीरो को जा रहा है मतलब x एक्सिस को, तो ऐसे ग्राफ आएगा, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं y डैश विल बी, ln x को डिफरेंशिएट कर लिया तो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर से ये आ जाएगा माइनस ln x इंटू 2x होल डिवाइड बाई एक्स टेस्ट पावर 4। तो इसमें से 2x को अगर हम कॉमन लें तो हाफ माइनस ln x अपॉन एक्स टेस्ट पावर 4। जो डोमेन है उसमें ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये कब जीरो होगा, कब जीरो होगा, व्हेन
x इज इक्वल टू ln x इज इक्वल टू हाफ या e रेज टू पावर रूट। ठीक है, तो साइन ऑफ f डैश x कितना हो गया, रूट ई रखा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हाफ माइनस हाफ जीरो। रूट ई से बड़ा रखा तो यहाँ वैल्यू हाफ से बड़ा आएगा, तो हाफ माइनस हाफ से बड़ा नेगेटिव होगा, तो इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो रूट ई मतलब कितना होगा, 1 से बड़ा। वहाँ पे मैक्सिमा आएगा क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। तो आना भी चाहिए क्योंकि यहाँ से ग्राफ जा रहा है, आगे ऐसे जा रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं घूम के ही तो पलट के जाएगा ऐसे। ये ग्राफ आ गया। ठीक है, तो रूट ई से पहले डोमेन के अंदर, डोमेन मतलब कहाँ तक है, 0 तक, तो 0 से रूट ई तक लगातार इंक्रीज करेगा। तो 1 इसका रूट भले ही है तो 1 के थ्रू पास करेगा, बट ये लगातार इंक्रीज करता रहेगा यहाँ तक, फिर डिक्रीज करेगा। ठीक है, दिस मच इज सफिशिएंट ग्राफ बनाने के लिए। तो जो हमारा ग्राफ है दैट विल लुक लाइक दिस। ये रूट 1 हो गया, y एक्सिस ऑरिजिन। ठीक है, इसका x कोऑर्डिनेट तो हो गया रूट ई, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ पे यही फंक्शन था ना ln x अपॉन, इसमें x बराबर रूट ई रख दिया, तो ऊपर तो आ जाएगा रूट ई ln रूट ई, मतलब ln में e की पावर हाफ, तो आंसर आ जाएगा हाफ, नीचे रूट ई का स्क्वायर ई, तो मतलब 1/2e आ जाएगा। ये तो हो गया इसका ग्राफ। y इज इक्वल टू के मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, तो ये कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा। अगर 1/2e से ऊपर कोई भी लाइन खींचा तो वो तो एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जीरो सोल्यूशन। अगर 1/2e पे खींचा तो केवल एक सोल्यूशन आएगा, ये ठीक है। 1/2e और 0 के बीच में कहीं खींचा, मान लिया ऐसे, तो वो एग्जैक्टली 2 बार कट करेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 आ जाएगा। अगर हमने 0 पे खींचा तो एक तो ये कट कर रहा है, और राइट पे ये कर्व वैसे इसको अप्रोच करता जाएगा, बट और क्रूडली हम ऐसे बोल सकते हैं इन्फिनिटी पे जाके कट करेगा, बट इन्फिनिटी को हम फाइनाइट पॉइंट में काउंट करते नहीं है, वो इनफाइनाइट पॉइंट है ही नहीं। तो अगर k 0 हो जाए तो y बराबर के x एक्सिस बन जाएगा, तो वो कितनी बार कट करेगा, एक ही बार कट करेगा, केवल 1 पे। ठीक है, और अगर k नेगेटिव हो जाए तो भी एक ही बार कट करेगा। नेगेटिव कितना भी हो, ये नीचे तो माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन ये ठीक है, k की वैल्यू एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में ये चार्ट है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने कितने आ सकते हैं, 0, 1, 2, बस ये है। या तो 0 सोल्यूशन है, या 1 सोल्यूशन है, या यहाँ पे 2 सोल्यूशन है, 2 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये 0 सोल्यूशन कब आएगा, जब 1/2e से ऊपर हो जाए, मतलब k का वैल्यू कहाँ से, k बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 1/2e से इन्फिनिटी तक, तब तो कितना सोल्यूशन आएगा, 0। 1 सोल्यूशन कहाँ पे आएगा, 1/2e पे भी 1 आएगा, 0 पे भी 1 आएगा, 0 के नीचे माइनस इन्फिनिटी तक 1 ही रहेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज्ड, क्योंकि 0 पे ही 1 आ रहा है तो इसको भी इंक्लूड कर लिया, तक 1 रहेगा। एंड एक इस केवल इस वैल्यू पे एक ही वैल्यू आया, यूनियन 1/2e। देखो, हमें सोल्यूशन नहीं बताना है, सोल्यूशन बताना होता तो फिर हम x कोऑर्डिनेट की तरफ देखते, इधर देखते कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस तरह की चीज़ आती। हमें तो k की वैल्यू के हिसाब से बताना है नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो हमारे आंसर तो ये हैं कि नंबर ऑफ सोल्यूशन इज 0 अगर k यहाँ से यहाँ तक है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन इज 1 अगर k यहाँ से यहाँ तक है। तो y बराबर k में फिर k y एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है, तो ये है k का वैल्यू इस सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग। और 2 सोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 और इसके बीच में। तो अगर ये 0
एंड 1/2e ओपन के बीच में है, देन यू विल हैव नंबर ऑफ सोल्यूशन एज 2। देख लिया इसको, तो ये आएगा हमारा आंसर। So this was application of डेरिवेटिव में कर्व स्केचिंग। Question: find k if at least one root of this lies in -2, 0। ठीक है, उसने क्या बोला है, के की हमें वैल्यू बतानी है सच दैट ये जो इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन, इसका कम से कम एक रूट इस इंटरवल में आ रहा है -2, 0 में। ठीक है, अब देखो इस क्यूबिक में खासियत क्या है, के को अगर हम चेंज करेंगे तो ऑफकोर्स ये इक्वेशन चेंज होगा। ठीक है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि के को हमने एज ए कांस्टेंट ऐड कर रखा है। तो कांस्टेंट ऐड करने से क्या हो गया कि के का अगर हम वैल्यू चेंज करें तो इसका ग्राफ केवल ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। ये ठीक है, इट विल बी शिफ्टेड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स, बस। तो हम ऐसा कर सकते हैं, के को भूल गए, के अगर मान लिया 4x के साथ लिखा होता फिर तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। फिर तो हम ये नहीं बोल पाते कि के को चेंज करने का ग्राफ पे इफेक्ट क्या आएगा, फिर तो इट वुड हैव बीन कॉम्प्लिकेटेड। अभी तो इट इज़ ईजी, के को हम चेंज करेंगे, इसका जो भी ग्राफ आएगा वो ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। तो हमने क्या किया, के को 1 मिनट के लिए छोड़ दिया, के को लास्ट में ले आएंगे पिक्चर में, इस वक्त का ग्राफ बनाया हमने। तो इसलिए हमने माना लेट fx बराबर x³ -2x² -4x, केवल ये लिया, के को भूल गए 1 मिनट के लिए, या हम ऐसे बोलते हैं के बराबर 0 के लिए ग्राफ खींचा, बाकी के लिए अभी आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या, ये तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, इसका रेंज आ रहेगा और डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसमें तो बस हम ये देख लेंगे रूट कहाँ पे आ रहे हैं एंड सो ऑन। ठीक है, एंड डिफरेंशिएशन कर लें। तो अगर इसको डिफरेंशिएट किया f' तो आ जाएगा 3x² -4x -4। ठीक है, तो अगर इसको 0 किया तो इसका एक रूट आ रहा है 2
और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से दूसरा रूट आ जाएगा -2/3। 2 रखने पे 12 और 8 4 12 कैंसिल हो गया, एक रूट 2 आ गया, दूसरा -2/3 हो गया। अगर हम साइन देखें, साइन ऑफ f डैश x, तो एक तो ये हो गया -2/3, एक ये हो गया 2, तो साइन चेंज ऐसे हो रहा है। ठीक है, मतलब जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनेगा, पहले इंक्रीज़ किया, फिर डिक्रीज़ किया, फिर इंक्रीज़ किया, ऐसे करके बना है -2/3 पे एंड 2 पे। अच्छा, इस fx के लिए ये जो है वो क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि एक रूट इसका 0 है, तो 0 पे एक रूट होगा। ठीक है, तो 0 से पास करेगा, 2 पे और -2/3 पे ये 2 रूट है, y एक्सिस x एक्सिस। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर हमने एक x कॉमन निकाल लिया, मतलब अगर यहाँ से हम एक x कॉमन निकालें तो x² -2x -4 ऐसे आएगा। इसको 0 करके ये रूट्स निकाल सकते हैं ऑफ कोर्स, बट अभी उनकी ज़रूरत नहीं है, निकाल सकते हैं, रूट निकल आएगा इसमें आराम से। ठीक है, अब हमने क्या किया, पहले तो ये वैल्यू निकाली कि 2 पे वैल्यू कितनी आएगी, फंक्शन की वैल्यू, मतलब ये तो हमने ग्राफ y = fx का बनाया है, तो ये 2 इसमें नहीं रखेंगे ऑफ कोर्स, इसका तो ये रूट ही है, तो इसकी वैल्यू तो 0 ही 0 आएगी। वो तो f डैश x है, f डैश मतलब टेंजेंट का स्लोप तो इस पॉइंट पे 0 है ही, तभी तो वैल्यू 0 आ रही। हमें टेंजेंट का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए, इसमें 2 रखेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 8 8, तो -8, हाँ -8 हो गया। फिर यहाँ कितनी वैल्यू आएगी, अगर हमने इसमें कितना रखा -2/3, तो यहाँ रख लेते हैं -2/3, ये हो जाएगा 4/9 प्लस 4/3 -4, सही बोला कि -2/3 बिल्कुल सही है, 4 भी बाहर निकाल दिया, तो ये हो जाएगा -8/3 1/9 प्लस 1/3 -1। 9 अगर LCM लिया तो याद आएगा 1 + 3 - 9, कितना हो गया, -8/3 इंटू -5/9, ये हो गया 40/27, ये वैल्यू हो गया। ठीक है, ये तो हो गया ग्राफ की तरफ से। अब इसने ये बोला है कि हमें k की वैल्यू निकालनी है, ये बेसिकली कौन सा ग्राफ है, k = 0 के लिए। फिर इसने बोला कि k की हमें वो वैल्यू निकालनी है, फाइंड k इफ एटलीस्ट 1 रूट ऑफ दिस लाइज इन -2, तो -2, 0 के बीच में एक रूट आना चाहिए। तो अब हमने देखा कि -2 पे कितना वैल्यू आ रहा है, तो इसलिए हमने कैलकुलेट किया f(-2). फिर शुरू हो गए, ये कितना हो जाएगा f(-2) से -8, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +8। ठीक है, तो -8 वैल्यू आ गया, मतलब यही वाली वैल्यू आ गई, तो -2 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, अब ये ग्राफ किसके लिए है, k = 0 के लिए। हमें क्या बताना है, हमें k की वैल्यू निकालनी है सच दैट एटलीस्ट 1 रूट शुड लाई इन दिस इंटरवल -2 से 0, मतलब यहाँ से लेके हमें क्या चाहिए, इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन में, क्योंकि ओपन लगा रखा है यहाँ पे -2 पे और -0 पे, तो इसलिए हमने ओपन लगा दिया। इस हैश्ड पोर्शन में ग्राफ कम से कम एक बार कट करना चाहिए। तो k = 0 एक्सेप्टेबल है क्या, क्या यहाँ ग्राफ कट कर रहा है, इस रीजन में एक बार ग्राफ कट कर रहा है, तो आंसर इस, हाँ बिल्कुल कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, अब देखो अगर हमने k का कोई पॉजिटिव वैल्यू लिया, मान लिया हमने k का वैल्यू लिया 1, तो उसका मतलब क्या है कि दिस +1 हो गया, सारी वैल्यूज 1 1 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो पूरा ग्राफ 1 यूनिट से ऊपर उठ जाएगा। तो दैट ग्राफ विल लुक लाइक कुछ ऐसे।
दिस इज फॉर k इज इक्वल टू 1। यहां तक सही है। तो अगर हमने इसको 1 यूनिट ऊपर उठाया तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। अब ये जो डैश्ड पोर्शन है इसका भी रूट ये वाला आ गया -2 और 0 के बीच में, सही है। मतलब k बराबर 0 के लिए तो ऐसे देखो, एक रूट ये था, एक रूट ये था, एक रूट ये था। अगर हमने ऊपर उठाया तो क्या क्या हुआ, ये वाला रूट तो इधर चल दिया, ये वाला रूट तो यहाँ पे आ गया, ये वाला रूट इधर आ गया। तो जैसे हम ऊपर उठाएंगे ये दोनों रूट ऐसे पास में आते जाएंगे, फिर एक बार टच करेगा फिर गायब हो जाएगा। ठीक है, ये वाला रूट क्या हुआ, ग्राफ ऊपर उठाया तो ये लेफ्ट पे चल दिया, तो मतलब ये आ गया। तो k इज इक्वल टू 1 एक्सेप्टेबल है क्या? तो आंसर इज हाँ, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए रूट आ रहा है। तो हम इसको कितना ऊपर उठाएं, ताकि जितना ऊपर उठाते जाएंगे वो उतना ही रूट ये इधर चलता जाएगा। कितना ऊपर उठाएं इस ग्राफ को कि ये वाला रूट यहाँ आ जाए। उसका मतलब क्या है कि वी वांट कि ग्राफ -2 से पास करने लगे। तो अगर देखो हम इसको ऐसे ऊपर उठाते रहें तो यही वाला पॉइंट यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, हम ग्राफ को ऐसे ऊपर उठाएं तो यही वाला पॉइंट ऊपर ट्रेवल कर रहा है ना, यहाँ तक पहुँचेगा ग्राफ को। तो उसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस कितना है 8। अगर मैंने इसको 8 यूनिट ऊपर उठा दिया तब जाके ग्राफ ऐसे बनेगा। अच्छा, 8 यूनिट ऊपर उठाने से ये वाला पॉइंट भी यहीं पे आ जाएगा, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। तो हमने बेसिकली क्वेश्चन में क्या किया, हमने बोला k बराबर 0 ये ग्राफ एक्सेप्टेबल है, हाँ है। फिर हमने इसको ऊपर उठाना चालू किया, 1 पे एक्सेप्टेबल है, 2 पे एक्सेप्टेबल है, k बराबर 8 पे ये बाउंड्री कंडीशन हो गया जब ये इस पॉइंट से पास कर गया। ये एक्सेप्टेबल है नहीं, क्योंकि -2 ओपन से 0 ओपन के बीच में कोई रूट आया ही नहीं, ये रूट तो यहाँ पे पहुँच गया और -2 इंक्लूडेड नहीं है, तो k इज इक्वल टू 8 इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब और ऊपर उठाया तो ये और इधर चला जाएगा रूट ऐसे करके, तो अब तो रूट ही बाहर चला गया, -2 और 0 के बीच में कोई रूट नहीं आया। उसका मतलब क्या है कि k बराबर 0 एक्सेप्टेबल है। उसके बाद अगर हमने पॉजिटिव वैल्यू ऐड करना चालू किया तो ये रूट इधर मूव करते करते यहाँ तक पहुँच गया, k बराबर 8 तक। 8 के आगे वैल्यूज़ ख़त्म हो गया, कभी रूट आएगा नहीं -2 और 0 के बीच में। 8 भी नॉट एक्सेप्टेबल है, तो 0 से लेकर 8 तक की सारी वैल्यूज़ k की आ जाएंगी। ये तो हो गया पहला। अब दूसरा हमने क्या किया, ये तो हमने k बराबर 0 से ऊपर उठाना चालू किया था। अगर हमने k को नेगेटिव लिया, मतलब k का वैल्यू -1 लिया, तो ये ग्राफ ये नीचे आ जाएगा ऐसे 1 यूनिट से, ऐसे करके नीचे खींच लिया 1 यूनिट से। तो नीचे खींचने से क्या हो गया, ये रूट तो देखो इधर चला गया, ये मान लें k बराबर -1 है। ठीक है, और ये दोनों रूट ऐसे आ गए, एक इधर एक इधर। तो अगर इसको हम नीचे खींचते हुए चले जाएं तो ये जो दोनों रूट है वो ही -2 और 0 के बीच में है, तो उसका मतलब क्या है, k का ये वाला वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो अगर इसको नीचे खींचते चले जाए तो एक बाउंड्री कंडीशन ये आएगा कि जब ये पॉइंट जो वर्टेक्स है वो नीचे उतरते हुए यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये कब होगा, ये कितना रीजन था, ये कितना लेंथ था 40/27। तो अगर मैं इसको 40/27 से नीचे खींच लें तो ये दोनों रूट यहाँ पे कोलैप्स हो गए। दिस इज फॉर k इज इक्वल टू 40/27 से नीचे खींचने का मतलब क्या है, नेगेटिव वैल्यू लिया है, तो k बराबर -दिस। तो ये एक्सेप्टेबल है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि उसने बोला कि -2 और 0 के बीच में एक रूट आना चाहिए कम से कम। तो यहाँ तो ये रिपीटेड रूट आ रहा है, पॉलिनोमियल है, ये रिपीट कर रहा है, क्योंकि दोनों रूट यहाँ मर्ज हुआ है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। बट इससे अगर हमने थोड़ा सा और नीचे खींचा तो ऐसे करके कुछ ग्राफ आएगा, फिर तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर तो रूट ही गायब हो गया।
अब नटशेल में क्या हुआ, 0 एक्सेप्टेबल है, हाँ है, ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 1.5 ये सब एक्सेप्टेबल है, कब तक, 8 तक, 8 हमारा बाउंड्री केस था, 8 के ऊपर कोई एक्सेप्टेबल नहीं है, 8 इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। फिर हमने इसको, ये तो ऊपर की साइड मतलब 8 तक जा सकते हैं बस, नीचे की साइड फिर -40/27 तक जा सकते हैं, उसके बाद रूट गायब हो गया। तो अगर हमें ये एनालिसिस समझ में आया है तो k बिलोंग्स टू -40/27 से 8 ओपन, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफर साइड में तो है ही, इसको हम एडवांस का क्वेश्चन बोल सकते हैं बिल्कुल। तो अगर ये समझ में आता है तो वेल एंड गुड। मान लें किसी भी वजह से वी आर नॉट एबल टू फॉलो इट, तो एक तो हम दोबारा रिकॉर्डिंग देख सकते हैं इस क्वेश्चन की, फिर भी दिक्कत है तो यू कैन लीव, ठीक है। जब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे देन यू विल गेट होल्ड ऑफ इट व्हाट वी वर डूइंग। हेलो बच्चों, अब एओडी में एप्लीकेशन डेरिवेटिव में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं एंड दैट इज, ठीक है, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, और जिसको हम बोलते हैं LMVT, और रोल्स थ्योरम का हम क्या बोलेंगे, RT थ्योरम है वैसे। और अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो इट इज़ वेरी इंट्यूटिव, मतलब हमें कुछ याद रखने जैसी जरूरत नहीं पड़ेगी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इफ़ यू आर एबल टू ऑब्जर्व कि एग्जैक्टली बोल क्या रहा है, ठीक है, दैट आई विल एक्सप्लेन। तो फर्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं रोल्स थ्योरम की तरफ, ठीक है। ये वैसे हमने कॉन्टिन्यूटी में भी बोला था कि किसी भी थ्योरम का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसमें कुछ कुछ रिक्वायरमेंट होता है। वो थ्योरम बोलता है कि देखो ये चीज़, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो गया तो उसके बाद वो थ्योरम बताता है कि फिर उसका असर्शन आता है कि फिर बोलते हैं कि अच्छा अगर ये फुलफिल हो गया तो फिर ऐसा होगा, पक्की बात है, ठीक है। तो इफ़ फिर रिक्वायरमेंट देन फिर असर्शन, ऐसे आता है। इफ़ और देन के बीच में रिक्वायरमेंट आता है और उसके बाद में असर्शन आता है। तो वैसे यहाँ पे भी होगा कि रोल्स थ्योरम का पहले रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इफ़ fx इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन in a close to b closed and is differentiable function in a open से b open, and if f of a is equals to f of b, then there exists a number C belonging to A to B such that f dash C is equals to 0, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ने क्या बोला कि fx एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और A टू B क्लोज्ड में वो कॉन्टिन्यूस है, A टू B ओपन में वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है कि डिफरेंशिएबल A टू B ओपन में क्यों बोला, A और B पर डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए क्या? इसने ऐसा थोड़ा बोला है, इसने तो बल्कि जो अपनी रिक्वायरमेंट है उसको कम कर दिया। उसने बोला कि देखो A टू B में मेरे को डिफरेंशिएबल चाहिए, अगर A और B पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। बट इसने मना थोड़ा किया है कि A और B पे डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। ये तो तुम्हें बल्कि और ऑप्शन दे रहा है कि चलो इतना ही दे दो कम से कम, ठीक है। तो जो कॉन्टिन्यूटी है वो तो हमें क्लोज्ड इंटरवल में चाहिए, मतलब क्लोज्ड ए से लेके क्लोज्ड बी तक कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। ए पे भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, बट ए पे जो कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल के अंदर ए पे कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है कि राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू, ए के तो राइट में ही है ना ये इंटरवल, तो ए पे फंक्शन की वैल्यू एंड ए पे राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है।
और ऐसे बी पे कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, बी पे फंक्शन की वैल्यू एंड बी पे एल एच एल ही बी पे डोमेन के अंदर आएगा, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो बी पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इसने क्या बोला कि ए से बी के बीच में जितने भी पॉइंट हैं हर जगह डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर ए पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी इसने बोला कि कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे। ठीक है, इसने बल्कि तुम्हें हेल्प किया है, इसने ये नहीं बोला कि ए पे डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, इसने बोला कि नहीं होगा तो भी चलेगा, बी पे अगर डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो भी चलेगा ये। ठीक है, एंड इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है, और अगर ए और बी पे फंक्शन की वैल्यू बराबर है, तो 3 इसकी रिक्वायरमेंट हो गई। इस थ्योरम की कितनी फरमाइशें हो गई, 3 फरमाइश। पहला तो ये हो गया कि ए टू बी क्लोज्ड में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, दूसरा हो गया ए टू बी ओपन में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एंड तीसरा क्या हो गया कि ए और बी पे वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अगर ऐसा है, अगर ये सब रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर बिलोंगिंग टू ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। देयर एग्जिस्ट ए नंबर बिलोंगिंग टू सी टू सी, देयर एग्जिस्ट ए नंबर सी बिलोंगिंग टू ए टू बी का मतलब ये होता है कि ए और बी के बीच में एक जगह एक्स ऐसा आना चाहिए कि एफ डैश एक्स 0 हो जाए। बस एक्स का नाम उसने सी बता दिया। इसका मतलब क्या है कि ए और बी के बीच में कहीं पे एक जगह टेंजेंट का स्लोप 0। इसको ऑल्टरनेटिवली हम ऐसे बोल सकते हैं, ए और बी के बीच में कहीं पे एक जगह टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इनमें से मतलब इंटरप्रिटेशन इसको कैसे भी बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का एक रूट आना चाहिए ए और बी के बीच में, ऐसे बोलो। एफ डैश सी 0 होना चाहिए, ऐसे बोलो। टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ऐसे बोल दो। फंक्शन का स्लोप कहीं एक जगह 0 आना चाहिए, एक ही बात है, वो सब एक ही बात है। ठीक है, अब ये काफ़ी इंट्यूटिव है। अब इसने क्या क्या कंडीशन रखा कि मान लिया ये ए है, ये मान लिया बी है। इसने बोला कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ए से बी तक, तो ए पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है, बी पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, वो वैल्यू बराबर है। तो जो ए पे वैल्यू है एफ ऑफ ए, वही बी पे वैल्यू है यहाँ पे। तो अब हमें ग्राफ को यहाँ से यहाँ तक ले जाना है सच दैट कि वो ग्राफ कॉन्टिन्यूस रहे, कहीं पे भी एब्रप्ट जंप नहीं मार सकता, कॉन्टिन्यूस रहे। दूसरा बात, वो डिफरेंशिएबल रहना चाहिए। ठीक है, और ए और बी पे वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे तो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो अब तुम कैसे भी बनाओ, एक तो हम सीधे सीधे ही चले गए, एक हम ऐसे बोल सकते हैं ऐसे चले गए, या फिर हम बोलते हैं पहले नीचे गया फिर ऊपर गया फिर ऐसे गया। ठीक है, कैसे भी ग्राफ बनाओ, हर बार क्या होगा, जैसे अगर पहले नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे यहाँ तक आया, तो अगर ऊपर गया तो यहाँ तक वापस आने के लिए कहीं ना कहीं से तो टर्न लेना ही पड़ेगा। जहाँ से टर्न लेगा वहीं पे स्लोप 0 आ जाएगा। इस वाले ग्राफ में जैसे पहले ऊपर गया फिर नीचे आने के लिए कहीं ना कहीं एक पॉइंट तो ऐसा होगा ही होगा जहाँ पे, मतलब हम तो कोई भी एक ग्राफ बना सकते हैं, मान लिया केवल ये वाला बनाया, ठीक है, एफ डैश सी बराबर 0, तो इस डायग्राम के हिसाब से ये सी हो गया। अच्छा, ये जो सी है ये ए से बी में कहीं पे भी आ सकता है, आएगा तो ए और बी के बीच में ही, बट उस बीच में कहीं पे भी आ सकता है, ए के पास आ जाए बी के पास आ जाए, एग्जैक्टली बीच में आ जाए, ये ठीक है, वो चलेगा। दूसरा, जब इसने बोला कि देयर एग्जिस्ट ए नंबर सी बिलोंगिंग टू दिस, तो इसने बोला कि एक नंबर हमें सी ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए एफ डैश सी 0 है। इसने ये नहीं बोला कि एक ही नंबर मिलेगा, दोनों में डिफरेंस है। इसने बोला कि एक जगह स्लोप 0 है, इसने ये थोड़ा ना बोला कि केवल एक जगह स्लोप 0 है। उसका मतलब क्या है कि अगर उसने बोला कि देयर एग्जिस्ट ए नंबर सी बिलोंगिंग टू ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे देयर एग्जिस्ट ए एटलीस्ट वन नंबर सी। मतलब देयर एग्जिस्ट ए नंबर सी बोलने का मतलब क्या है कि वो ये बोलना चाह रहा है कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे स्लोप 0 है, ये ठीक है, बाकी उससे ज़्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आ सकता है। मतलब ये मैंने इसलिए बोला कि कुछ बच्चों को ये लगता है कि यार 2 बार 0 हो गया तो इसने मना थोड़ा ना किया 2 बार नहीं हो सकता, इसने तो बोला कि एक बार हो जाएगा, बाकी उसके बाद ज़्यादा बार हो या ना हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नोट 1,
कि पहले तो ये हो गया कॉन्टिन्यूटी इज रिक्वायर्ड इन क्लोज्ड इंटरवल एंड डिफरेंशिएबिलिटी इज रिक्वायर्ड बोला है, ये ठीक है, इन ओपन इंटरवल। मतलब अगर क्लोज्ड में डिफरेंशिएबल हो जाए तो कोई घाटा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें रिक्वायरमेंट तो ओपन में है कि अगर ए और बी पे नहीं हो तो भी चलेगा। ठीक है, नोट टू लोकेशन ऑफ सी इन द इंटरवल A to B cannot be given। ये ठीक है, A और B के बीच में C किस जगह पे आएगा ये हम ये थ्योरम लगा के नहीं बता सकते सीधा सीधा। ठीक है, और there may be more number C in A to B where f dash C बराबर 0। मतलब एक से ज़्यादा जगह भी आ सकता है जहाँ पे ये स्लोप 0 आ रहा। ठीक, ये हो गया। अब देखो ऐसी थ्योरम से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आएंगे वो थियोरेटिकल क्वेश्चन ही आएंगे। प्रैक्टिकली तो प्रूव दैट वाले देखो इस थ्योरम में हो गया या LMVT हो गया, इससे जो अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे वो अच्छे क्वेश्चंस तो प्रूव दैट वाले बनेंगे कि प्रूव दैट ये हो गया वो हो गया। अब ऑब्जेक्टिव में उसका स्कोप बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है, मतलब हम इधर उधर से करके प्रूव दैट तो नहीं बोल सकते, बट प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चंस हम बना तो सकते हैं, बट स्कोप कम है, तो इसलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे नहीं। ठीक है, इनसे मतलब बहुत ज़्यादा हम ये नहीं बोल सकते इसका यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दिक्कत क्या है बेसिकली, अगर हमने कोई भी क्वेश्चन लिया, ठीक है, जैसे इसने बोला कि एफ डैश सी का एक रूट आएगा। अब अगर देखो रोज थ्योरम लग गया, ठीक है, किसी तरीके से हमने रोज थ्योरम लगा लिया और प्रूव कर लिया कि आएगा, तब तो वेल एंड गुड। ठीक है, बट अगर रोज थ्योरम नहीं लगा तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये हो नहीं सकता। रोज थ्योरम अगर एप्लीकेबल नहीं है तो ये तो हमने पहले बोला था कि देखो अगर रिक्वायरमेंट थ्योरम का कंप्लीट हो रहा है, जो भी उसने बोला कि ये होना चाहिए, तब तो जो असर्शन है वो पक्की बात है कि सही होगा, इसी बात के लिए थ्योरम है वो। बट अगर मान लिया कोई रिक्वायरमेंट फेल हो जाए, जैसे मान लिया फंक्शन कॉन्टिन्यूस ना बचे, तो फिर हम ये थोड़ा बोल सकते हैं बीच में स्लोप 0 नहीं हो सकता, फिर तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस थ्योरम को यूज़ करके कुछ नहीं बोला जा सकता, बीच में स्लोप 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर फंक्शन मान लिया डिफरेंशिएबल ना हो, ठीक है, और ग्राफ मान लिया ऐसे बन जाए, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, ऐसे बन जाए, तो भी तो इस जगह तो स्लोप 0 आ ही गया ना। तो थ्योरम से हम डिस्प्रूव नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होगा। इसलिए एक तो ये हैंडीकैप है इस तरह की थ्योरम का कि हम प्योरली एक क्वेश्चन इस थ्योरम को लगा के दोनों वे में सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब प्रूव तो हो जाएगा अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, बट डिस्प्रूव नहीं कर पाएंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया है वो फिर या तो हम उसे समहाउ वी शुड बी एबल टू प्रूव कि ऐसा नहीं हो पाएगा। ये किसी भी फंक्शन में उसने बोला कि एफ डैश सी बराबर 0 है, इसका एक रूट आएगा, हमने प्रूव कर दिया रूट आएगा, वेल एंड गुड। अगर थ्योरम लग गया तो, अगर मान लीजिए थ्योरम नहीं लगा तो फिर हम इस थ्योरम से ये प्रूव नहीं कर सकते कि रूट नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है, फिर हमें और किसी मेथड से या तो प्रूव करना पड़ेगा कि रूट आएगा। हो तो सकता है कि रूट आ जाए और ये थ्योरम ना लग रहा हो, और किसी मेथड से हो जाए, या फिर हमें फिर ये डिस्प्रूव करना पड़ेगा किसी भी तरीके से कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, डिस्प्रूव करने का ऑब्जेक्टिव में एक सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम कोई ऐसा फंक्शन अपनी तरफ से सोच के दिखा दें, सोच के बता दें कि जो क्वेश्चन में जितनी भी कंडीशन दे रखे हैं उन सबको सेटिस्फाई कर रहा हो, बट वो रिजल्ट सही ना आ रहा हो उसके लिए, तो ऐसे हम डिस्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये हो गया। चलो अब पहले कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, मतलब पहले तो चलो यही हो गया।
ठीक है, ये मान लिया b है, ये a है, a पे ये वैल्यू है, b पे ये वैल्यू है, तो a और b पे वैल्यू बराबर ही नहीं है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स इन adjacent diagram there exists a point x is equals to c where f dash c is equals to 0। ठीक है, अब ये ट्रू या फॉल्स बताना है। तो आंसर इस डायग्राम के हिसाब से इज ऑफ कोर्स ट्रू। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या होंगे कि ये ठीक है ब्लाइंडली उसको रट्टा मारेंगे। ठीक है, अगर मैं बोला कि इन एडजेसेंट डायग्राम देयर एग्जिस्ट है, तो इसने तो कुछ रोल्स थ्योरम का नाम ही नहीं लिया। इसने बोला इस डायग्राम में एक जगह स्लोप 0 लग रहा है, तो बिल्कुल सही लग रहा है, यहाँ पे स्लोप 0 है। ठीक है, अब रोल्स थ्योरम से लग ही नहीं सकता, तो इसने कब बोला कि रोल्स थ्योरम लगा के ही बताया? इसने तो केवल ये बोला कि इस डायग्राम में एक जगह स्लोप 0 है, तो बात सही है, एक जगह हमें स्लोप 0 दिखाई दे रहा है, क्लियर कट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर वो ये बोलता कि यूजिंग रोल्स थ्योरम इन द एडजेसेंट डायग्राम ये बोलता, तो फिर ये गलत हो जाता, क्योंकि इसमें रोल्स थ्योरम यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आ गया, एफ ए बराबर एफ बी वाली चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन 2, रोल्स थ्योरम applicable not applicable in a to b, ये ठीक है, in the interval a to b on y is equals to fx। ये बताना है कि जो आगे के जो पार्ट आ रहे हैं उसमें मेरे को ये बताना है कि a से b के बीच में रोल्स थ्योरम लग जाएगा या नहीं लगेगा। ठीक है, फर्स्ट A B, तो आंसर इज ऑफ कोर्स नॉट एप्लीकेबल एज f ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ b। ये ठीक है, ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के ऊपर a से b तक इट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया, मान लिया ये a है, ये b है, ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है। तो देखो a और b के बीच में एक जगह स्लोप 0 तो है, बट इसने ये थोड़ा पूछा कि स्लोप 0 है या नहीं, इसने तो ये पूछा कि रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते इस इंटरवल के ऊपर, तो आंसर इज नहीं, तो इसमें भी नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, क्यों? फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल at some intermediate point। यानी इस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है, वो पॉइंट कौन सा है जहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है? ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ठीक है, इसमें एप्लीकेबल है नहीं ए टू बी में, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? एप्लीकेबल। ठीक है, अब इसमें बच्चों को फिर कुछ बच्चों को शॉक लगेगा, उन्हें लगेगा कि ए पे कॉन्टिन्यूस कहाँ है, तो ए पे कॉन्टिन्यूस थोड़ा बोलते हैं, इस इंटरवल में क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। तो इस इंटरवल में ए पे कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या होगा कि RHL एंड फंक्शनल वैल्यू बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए प्लस बराबर होना चाहिए, तो वो है इस वाले डायग्राम में बराबर, इसलिए एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फोर्थ,
ए बी। तो इसमें भी ए पे डिफरेंशिएबल नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए से बी के बीच में तो डिफरेंशिएबल है, तो इस पे भी एप्लीकेबल है। ये ठीक है, रोज थ्योरम लग जाएगा इसमें। वैल्यू भी बराबर है, कॉन्टिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल है। ठीक है, लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। इसमें ए से लेके बी तक, ठीक है, ए पे फंक्शन मतलब इस इंटरवल के अंदर भी ए पे डिसकॉन्टिन्यूस है, क्योंकि ए पे आर एच एल तो यहाँ से आ रहा है, और ए पे जो वैल्यू है, मतलब एल एच एल तो चलो हम देखेंगे नहीं, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर ए पे एल एच एल तो डिफाइन ही नहीं है। बट आर एच एल और फंक्शनल वैल्यू तो देखेंगे, तो आर एच एल ये हो गया, फंक्शनल वैल्यू ये हो गया, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो इसलिए नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे भी रोज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, नोट में इन रोज थ्योरम वी वेरीफाई conditions on y is equals to fx and comment on the root of y is equals to f dash x। ठीक है, हम यही बोलते हैं ना कि एफ एक्स अगर कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी के बराबर है, तो ये सब तो हम एफ पे कमेंट कर रहे हैं कि एफ कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और फंक्शन का वैल्यू ए और बी पे बराबर होना चाहिए, और अल्टीमेटली लास्ट में जाके रिजल्ट क्या आता है, तो फिर एफ डैश एक्स जीरो होगा ए और बी के बीच में। तो मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो जो है वो तो डिफरेंशियल वाली मतलब उसके डेरिवेटिव वाली इक्वेशन है, उसके रूट पे हम कमेंट करते हैं कि इसका रूट रियल होगा कम से कम एक जगह। ये बात ध्यान में रखा। तो इससे क्या पता लगा, कि अगर मान लिया उसने बोला कि कोई एक इक्वेशन लिख दिया, उसने रोज थ्योरम कुछ नाम नहीं लिया, क्वेश्चन जो लिखा है उसमें रोज थ्योरम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इस तरीके का, तो ऑफकोर्स वो पूछेगा कि रोज थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है, इस तरह की बातें। अदरवाइज अगर कोई मान लिया हमें इनइक्वालिटी कोई इक्वेशन दे रखा है, उसमें वो पूछेगा इसका रूट 2 और 3 के बीच में है या नहीं है, तो वो थोड़ा बताएगा कि रोज थ्योरम लगा के देखना कि है या नहीं है। ठीक है, वो तो हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। तो जिस इक्वेशन की भी बात चल रही है, अगर वो रोज थ्योरम लगा के प्रूव हो रहा है, ठीक है, तो वो इक्वेशन डेरिवेटिव वाली इक्वेशन होगी। तो फंक्शन कहाँ से आएगा, उस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें फंक्शन मिलेगा। फिर उस फंक्शन के ऊपर हम चेक करेंगे कि कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, और क्या बोलते हैं एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर है या नहीं है। ठीक है, हैंस टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ रूट ऑफ एन इक्वेशन gx बराबर 0, we will check conditions for Rolle's theorem on the function gx dx। ठीक है, इज इक्वल टू के एक्स मान लिया जी को, जिस इक्वेशन के रूट के बारे में हमें बताना है
ये ठीक है, ये तो डेरिवेटिव होना चाहिए, यहाँ से तो एफ डैश आना चाहिए, तो एफ क्या होगा ये जानने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर इसके ऊपर चेक करेंगे कि ये कॉन्टीन्यूस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लिया। इफ ए एन एन प्लस 1 0 where a0 a1 a2 up till an belongs to real number, then prove that there exists a root of a n x raised to n plus a n minus 1 x raised to n minus 1, ये ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। in 0 to 1 there exists a root of this equation in 0 से लेके 1 तक। अब देखो एग्जाम में अगर हमारे पास मान लिया ये क्वेश्चन आया, ठीक है, अब ये प्रूव दैट का तो आ नहीं सकता, ट्रू फॉल्स में या और कहीं एसर्शन रीजनिंग में इस तरह क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है। तो हमारे दिमाग में ये थोड़ा है कि रोल्स थ्योरम सीधा जाएगा, एग्जाम में बैठेंगे तो सारे कोर्स है हमारे सामने, तो हमारे दिमाग में पहले क्या जाना चाहिए, सबसे ईजी क्या होता है, कॉन्टीन्यूटी वाला। हमारे दिमाग में कॉन्टीन्यूटी जाना चाहिए, मतलब उसने बोला कि अगर 0 और 1 के बीच में इसका एक रूट है, ये प्रूव करना है, तो मेरे को क्या चेक करना चाहिए कि ये जो रिलेशन दे रखा है इसका वैल्यू हमने 0 पे देखा और फिर इसका वैल्यू हमने 1 पे देखा। अगर वो ऑपोजिट साइन का आ गया तो कॉन्टीन्यूटी की थ्योरम से ही बोल सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में इसका एक रूट आना चाहिए। ठीक है, बट ऐसा होगा नहीं, इसमें 0 रखेंगे और 1 रखेंगे तो पता ही लगेगा कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ तो फेल हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है, जैसे हमने एक्स क्यूब को इंटीग्रेट किया तो आंसर क्या आता है, एक्स रेज़ टू 4/4। एक्स रेज़ टू 10 को इंटीग्रेट किया तो आई विल गेट एक्स रेज़ टू 11/11, मतलब डिनोमिनेटर में एक नंबर 11 जनरेट होगा इंटीग्रेशन करने से। तो इसको देख के मेरे को हिंट लग जाना चाहिए कि यार ये इसमें तो कुछ इंटीग्रेशन जैसी बात चल रही है। ठीक है, एक्स रेज़ टू n को इंटीग्रेट करेंगे यही वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, पहली बात। अब अगर कॉन्टीन्यूटी से नहीं हुआ प्रूव, जैसे इसमें नहीं होगा, तो हमारा सेकंड चीज़ क्या होगा, चलो रोज थ्योरम से करते हैं। अगर रोज थ्योरम से प्रूव करना है तो ये एफ डैश एक्स होना चाहिए। ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर 0 का रूट आएगा ए और बी के बीच में, तो ये ए और बी की तरह काम करेगा और ये एफ डैश एक्स का काम करेगा क्योंकि इसी के रूट के बारे में बोला गया है। तो फिर हमारा एफ एक्स क्या होना चाहिए, तो वो हम ऐसे करेंगे, लेट एफ एक्स बराबर इसको इंटीग्रेट कर लिया तो वो ऐसे आ जाएगा n+1/n+1 an-1 x रेज़ टू पावर अपॉन n an-2 x रेज़ टू पावर n-1/n-1 प्लस एंड सो ऑन a1 x² प्लस a0 x। ये आ गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, अच्छा इसमें देखो प्लस सी हम जोड़ें या ना जोड़ें हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर बोला कि इंटीग्रेशन में तो सी जुड़ता है, तो इसने कहाँ बोला इंटीग्रेशन कर लो, हमने तो एक फंक्शन अज्यूम किया है लेट एफ एक्स बराबर दिस। ठीक है, यहाँ से हम प्रूव कर देंगे जो भी वो बोल रहा है। ठीक है, तो अगर इसमें तुम सी जोड़ भी लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चल जाएगा। अगर हम सी इसमें जोड़ लेंगे तो वो तो बेसिकली एफ ए और एफ बी दोनों ही जगह ऐड होगा वो तो एफ ए और एफ बी
दोनों वैल्यू फिर भी बराबर आएगा अगर हम सी जोड़ लें तो भी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन पे आगे, ये क्वेश्चन जो है ये एफ एक्स में क्या है, पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल तो हमेशा कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है हर जगह। हमें तो बेसिकली वैसे 0 और 1 के बीच में चाहिए होगा, बट पॉलिनोमियल तो हर जगह कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है, तो वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, और फिर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ 0 बराबर होना चाहिए, तो आंसर एफ ऑफ 0 कितना है, 0। ठीक है, कैसे पता लगा, कोई है ही नहीं पता लगाने के लिए, 0 रखो, सब कुछ 0 हो गया ये, तो एफ ऑफ 0 0 हो गया। एंड एफ ऑफ 1 कितना हो गया, अगर इसमें x इज इक्वल टू 1 रख दें तो यहाँ से यही एक्सप्रेशन आ जाएगा एग्जैक्टली, और ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर है, तो ये भी 0 के बराबर है। ये कैसे पता लगा, दिस इज गिवन, दिस इम्प्लाइज f0 इज इक्वल टू f1 एंड fx इज डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस। ठीक है, पॉलिनोमियल तो कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, हेंस using Rolle's theorem there exists a root of f dash x is equals to 0 in 0 to 1, hence proved। अब जो f dash x आएगा वो ये इक्वेशन आएगा, वो तो आएगा नहीं क्योंकि इसी को इंटीग्रेट करके यहाँ तक पहुँचे, तो जब एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ तक आ जाएगा वापस। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो दिस इज व्हाट वी मेंट बाय कि एफ के ऊपर हम कंडीशन चेक करते हैं रोल्स थ्योरम में, और कमेंट जो हम करते हैं वो एफ डैश के रूट पे करते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स are continuous functions in a to b and are differentiable function in a to b open। ठीक है, then prove that there exists a number c belonging to a to b open such that f dash c upon g dash c बराबर f of a minus f of b upon ga minus gp। ये प्रूव करना है। तो देखो, पहली बात तो मतलब ये बेसिकली जो स्टेटमेंट है ये खुद एक थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। ये अपने सिलेबस में नहीं है, बट रोल्स थ्योरम बेसिकली हम बोल सकते हैं इससे अगला स्टेप क्या है हमारा, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT जनरलाइज वर्जन है रोल्स थ्योरम का। मतलब केवल LMVT से काम चल जाएगा, रोल्स थ्योरम उसी का सबसेट है। रोल्स थ्योरम LMVT से ही आ जाएगा ये। ठीक है, LMVT जो है वो CMVT कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम इसका सबसेट है। मतलब ये मोस्ट जनरल हो गया, इसका स्पेशल केस LMVT हो गया जो हम इसके आगे पढ़ेंगे, उसका भी सब केस क्या हो गया, रोल्स थ्योरम। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए जानो ना देयर एग्जिस्ट ए नंबर c बिलोंगिंग टू दिस, तो ये तो c इज नथिंग बट वो x की उसने एक नाम दे दिया कि a और b के बीच में एक x ऐसा है जिसको उसने c बोल दिया, जिसके लिए ये हो रहा है। तो हम तो ये बोलेंगे कि इसका रूट आना चाहिए, f डैश एक्स अपॉन g डैश एक्स बराबर एफ ए माइनस एफ बी अपॉन जी ए माइनस जी बी, इसका रूट आना चाहिए। ये ठीक है, ए और बी के बीच में। अगेन अगर इसको हम प्रूव करना चाहते हैं रोल्स थ्योरम से,
अगर मतलब उसी से प्रूव होगा और कुछ नहीं। हमारे सिलेबस के अंदर तो रोज थ्योरम से ही प्रूव होगा ये। तो रोज थ्योरम से अगर हम इसको प्रूव करना चाहते हैं तो ये वाली इक्वेशन, दिस इक्वेशन शुड गिव यू डेरिवेटिव। तो फिर फंक्शन क्या होना चाहिए? फंक्शन एफ थोड़ा बोलेंगे, मतलब एफ तो इसने ऑलरेडी यूज ही कर लिया। तो फंक्शन क्या होना चाहिए? वो इसको इंटीग्रेट करके मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन कैसे करें। तो देखो, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे केवल इतना होता, केवल एफ डैश एक्स होता, तब तो ये बहुत ईजी होता, क्योंकि एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन सीधा सीधा एफ एक्स हो गया होता। बट अभी क्या है? अभी तो ये एफ डैश अपॉन जी डैश है, तो एफ डैश अपॉन जी डैश का इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जब तक हमें ये ना पता हो ना कि एफ और जी क्या है, तब तक हम कोई आंसर नहीं लिख सकते। ऑफ कोर्स ऐसे नहीं कर सकते कि हम इंटीग्रेट करें, हम बोलेंगे एफ अपॉन जी आ गया। वो तो हम थोड़ा सा भी दिमाग पे जोर डालेंगे, हमें तुरंत समझेंगे गड़बड़ है। क्योंकि अगर इसको इंटीग्रेट करके एफ अपॉन जी आ गया, तो एफ अपॉन जी को डिफ्रेंशिएट करके ये आ जाना चाहिए, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। एफ अपॉन जी को डिफ्रेंशिएट करके ये थोड़ा आएगा, उसमें तो एफ डैश जी माइनस जी डैश एफ अपॉन जी स्क्वायर कुछ ऐसे आएगा। कहने का मतलब इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते सीधा सीधा। ठीक है, फिर कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? एफ डैश और जी डैश एक साथ नहीं होना चाहिए। अगर वो अलग अलग होता ना, लीनियरली केवल एफ डैश होता या 5 एफ डैश होता, तो 5 एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन 5 एफ एक्स आ जाता। इसलिए हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया, एफ ए माइनस एफ बी अपॉन जी ए माइनस जी बी इंटू जी डैश एक्स, ऐसे लिख लिया, इसको इधर ले गए। अब देखो, ये तो एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब सारे टर्म को लेफ्ट पे ले आए, फिर इंटीग्रेट कर लिया। तो लेट हमने एक नया फंक्शन माना एच एक्स विच इज इंटीग्रल ऑफ दिस। अब एफ डैश एक्स इंटीग्रेट हो जाएगा, वो हो गया एफ एक्स माइनस एफ ए माइनस एफ बी अपॉन जी ए माइनस जी बी होल जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कुछ नहीं, ये तो एक्स थोड़ा ना लिखा है इसमें कहीं, ये तो एक कांस्टेंट नंबर लिखा हो, ये तो ऐसे लिखा है 5, तो वो तो 5 ही रहेगा। ये फंक्शन आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में इसने बोला कि एफ एंड जी कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो ये तो कुछ ऐसे लिखा है एफ एक्स प्लस 3 GX। तो एफ और जी का जो कॉम्बिनेशन होगा, ऑफ कोर्स वो भी कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। एफ और जी का जो एफ और जी का जो कॉम्बिनेशन होगा, ये कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है हर जगह, मतलब ये इंटरवल्स में। तो पहली 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब मेरे को बस तीसरी कंडीशन देखना है कि ए और बी पे एच की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, एच ए बराबर एच बी आना चाहिए। ठीक है, एच ए बराबर एच बी आना चाहिए। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एच ए बराबर एच बी को इधर ले आए, तो हम बोल सकते हैं एच ए माइनस एच बी 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ए माइनस एच बी होगा क्या? इस पूरे में ए रख दिया, बी रख दिया, घटा दिया। तो जब ए रखेंगे तो यहाँ एफ ए और जी आ जाएगा, फिर जब बी रखेंगे तो यहाँ एफ बी और जी बी आ जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ए माइनस एफ बी माइनस, इसमें जब ए और बी रखा तो ये वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा। ये वाला पार्ट क्या है, मतलब एफ ए माइनस एफ बी अपॉन जी ए माइनस जी बी, ये तो सेम ही रहेगा। यहाँ क्या होगा, एक बार ए आ जाएगा, फिर एक बार बी आ जाएगा, तो जी ए माइनस जी बी ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो 0 आ गया। दिस वुड इम्प्लाई एच ए बराबर एच। नाउ एच एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन ए टू बी क्लोज्ड, क्योंकि एच के जो कंपोनेंट है एफ और जी, वो दोनों ए टू बी क्लोज में कॉन्टिन्यूस है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया। एंड इज डिफरेंशिएबल इन ए टू बी ओपन, एंड एच ऑफ ए इज इक्वल टू एच ऑफ बी, हैंस यूजिंग रोज थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए रूट ऑफ एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इन ए टू बी। ठीक है, एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करोगे तो इसका डेरिवेटिव बराबर 0 आ जाएगा, वहाँ से ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, वहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगा, एक ही बात है।
अब सीधा सीधा ऐसे बोल दो कि एक रूट आएगा इसका जहाँ पे एच डैश एक्स जीरो होगा, या फिर सी का नाम ले लो कि देयर एग्जिस्ट ए सी सच दैट दिस, वो दोनों ही की बात है।